अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। हुकूमत फैसला करती है और फिर अपने फैसले पर कायम नहीं रह पाती है। ईसीसी ने भारत से चीनी और कपास दरामद करने का फैसला किया, मगर काबीना ने उस फैसले को मौखर कर दिया। 2 दिन पहले हम्माद अजहर को वजीर खजाना बनाया गया और फिर खबर आई कि ये ओहदा उनको आर्जी तौर पर दिया गया है। शौकत तरीन नए वजीर खजाना होंगे। फिर खबर आई कि वो एडवाइजर बनेंगे। ये मामलात क्या हैं और मामलात कहां जा रहे हैं? क्या चीजें इस तरीके से दुरुस्त हो सकती हैं और क्या मईशत दुरुस्त सिमत में ही जा रही है? खुद शौकत तरीन साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। शौकत तरीन साहब, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले इस वक्त सभी जानना चाहते हैं कि आप बतौर फाइनेंस मिनिस्टर आ रहे हैं, फाइनेंस एडवाइजर आ रहे हैं, इकोनॉमिक एडवाइजर आ रहे हैं, किस तरीके से आ रहे हैं? नहीं, पहले तो मैं ये इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल बन रही है जिसके चेयरमैन जो है प्राइम मिनिस्टर हैं, तो मैं उसके कन्वीनर के तौर पे आ रहा हूँ। तो वो एक किस्म से कोऑर्डिनेट करेगी जितनी भी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं पाकिस्तान की, तो उसको कोऑर्डिनेट करेगी, क्योंकि इस वक्त कोऑर्डिनेशन फंक्शन जो है वो बिल्कुल नहीं है, मतलब एब्सेंट है। तो उससे ये है कि कोई सिमत नज़र नहीं आ रही कि इकॉनमी की साइड पे जा रही है। तो उसका कन्वीनर होने से जाहिर है कि मुझे मैं हेल्प कर सकूंगा अपना इस गवर्नमेंट को। लेकिन उसके बाद जाहिर है कि ये भी मेरे से पूछा गया कि मैं किसी ओहदे पे आना पसंद करूंगा कि नहीं। तो मैंने उनको कहा कि देखें, इस वक्त मेरा एक नैब ने अपील की हुई है उसके बीच में अपना ये अपना हाई कोर्ट में, और वो मेरे फेवर में ही जा चुका है ये नतीजा, लेकिन उन्होंने अपील की हुई है। तो ये अपील जिस वक्त भी ख़त्म हुई तो इंशाल्लाह फिर देखेंगे कि हम कोई और मुस्बत रोल मैं ले सकता हूँ या नहीं। मगर तई साहब, जो मईशत के मसाइल हैं, जो एडवाइजरी रोल है, ज़ाहिर ये हुकूमत आई उस वक्त भी इन्होंने मुख्तलिफ कमेटीज़ बनाई और बड़े लीडिंग इकोनॉमिस्ट भी उसमें रखे, मगर फिर उसका वो असर नहीं रहता है। तो जब तक आप डिसीजन मेकिंग में नहीं होंगे, आपको लगता है आप कोई फ़र्क डाल पाएंगे? नहीं, मैं ज़्यादा फ़र्क तो नहीं डाल सकते, आपकी बात सही है। लेकिन अगर एडवाइजरी जो कमेटी है वो भी अगर किसी कोई इफेक्टिव आदमी उसकी कोऑर्डिनेशन कर रहा हो तो कुछ ना कुछ फ़र्क तो ज़रूर पड़ेगा। लेकिन आपकी बात ये बिल्कुल दुरुस्त है कि जो कैप्टन्स ऑफ द शिप है ना, जब तक वो मजबूत नहीं होंगे तो ये कश्ती आगे चलेगी नहीं। लेकिन ये है कि मैंने आपको मजबूरी बता दी, और मेरा प्रिंसिपल है कि मैं अगर मेरे पर कोई केस अगर बना हुआ है, हालांकि ये इस वक्त तो ये ओनस जो है वो नैब पे है कि वो अपनी अपील कर रहे हैं, क्योंकि मुझे तो उन्होंने बरी कर दिया है। लेकिन फिर भी एज अ मैटर प्रिंसिपल आई वुड जस्ट नॉट लाइक टू टेक अ पोजीशन एज ऑफ नाउ, एंड होपफुली इन द नियर फ्यूचर ये अगर डिसाइड हो जाता है तो फिर जो भी प्राइम मिनिस्टर चाहेंगे तो वो इंशाल्लाह करेंगे। यानी कि अगर ये डिसाइड हो जाता है तो उसके बाद अगर आपको फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफर की जाती है तो फिर आप कबूल कर लेंगे? बिल्कुल। और तरीन साहब, इस वक्त अगर आप एडवाइस भी करने जाते हैं, आप जिस तरह मईशत को देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा सवाल उठ रहा है कि क्या हमने IMF की बहुत सख्त शराइत मान ली है? क्या हम इससे बेहतर निगोशिएट कर सकते थे? आपने माजी में IMF से भी निगोशिएट किया हुआ है, मईशत भी चलाई है बतौर वजीर खजाना। आपके ख्याल में क्या बहुत सख्त प्रोग्राम मानकर आ गए हम? मेरे ख्याल में शुरू के बीच में हमने गलती कर ली, और मेरे ख्याल में सोच ये थी कि देखें फ्रंट लोडेड कर दिया जाए ताकि पॉलिटिकल कॉस्ट तो जो होगी हमें बाद में उसको चेंज नहीं करना पड़ेगा। आई थिंक ये चीज़ जो थी, ये थिंकिंग ठीक नहीं थी। थिंकिंग ये होनी चाहिए थी कि हमें जो है अपने अवाम के लिए जो हमारे जो बेसिकली जो ग्रोथ थी इस वक्त 5.5% की, वो ज़रूर ये थी कि आप उसको एक डेट सपोर्टेड वो ग्रोथ थी, तो उसकी वजह से आपने करंट अकाउंट डेफिसिट को बहुत बड़ा कर दिया। ठीक है, उसको आप हैंडल करते, लेकिन अगर 7% आपका जो कोर इन्फ्लेशन है और 13.25% पे आप इंटरेस्ट रेट लेके चले गए, और फिर उसके बाद एक्सचेंज रेट है उस वक्त 112-115 पे फिर रहा था, और आप उठा के उसको 165 पे लेके चले, तो आपने मईशत की तो बेड़ा गर्क ही करके रख दिया ना। और उसके बाद फिर आपने सारी चीज़ें बढ़ा दी, आपने बिजली के रेट्स बढ़ा दिए, गैस के रेट्स बढ़ा दिए, पेट्रोल, एवरीथिंग जस्ट वेंट अप। सो उससे ये हुआ कि डिमांड तो उड़ गई है। जब डिमांड उड़ गई तो और मतलब मईशत बैठ गई तो उससे अनएम्प्लॉयमेंट हो गई। जाहिर है जब आपने अपने एक्सचेंज रेट को इतना ज़्यादा कर दिया
तो उसके इन्फ्लेशन ज्यादा हुई, फूड प्राइसेस आउट ऑफ कंट्रोल होना शुरू हो गई। तो मेरे ख्याल में शुरू के बीच में नेगोशिएशन जो थी वो ठीक नहीं हुई। अब जो है हम इसमें फंसे हुए हैं और हमें ये देखना है कि हमने इसको कैसे टैकल करना है गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि हमने $500 मिलियन भी ले चुके हैं इस वक्त। लेकिन हमें अपनी नेशनल इंटरेस्ट को पहले देखना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा हमारा अवाम जो इस वक्त पिस चुका है कोविड से, कोविड 1, 2, 3, तो वो कितना सहार सकता है ये जितने भी हम उसके ऊपर हम बोझ डाल रहे हैं। तो उसके बाद अगर हमारे ख्याल में ये इतना बोझ नहीं सह सकते तो वी शुड गो बैक टू IMF और कहें यार देखो, सारी दुनिया के बीच में लोग इस वक्त जो है रिलीफ दे रहे हैं अपने अवाम को और हम उनके ऊपर बोझ डाल रहे हैं। और कोविड 3 आ गया है इस वक्त और कोविड 3 जो है बड़ा सख्त है इस वक्त। तो मेरा अपना व्यू ये है कि हम हर वो चीज़ करें जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट में और हमारे जो अवाम के इंटरेस्ट में है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ हमें IMF से निकल जाना चाहिए, लेकिन आई थिंक उनको हमें एक समझाना चाहिए कि भाईजान आप दुनिया के बीच में देखें क्या हो रहा है और आप हमारे साथ क्या कर रहे हैं। और इस प्रोग्राम में आपको लग रहा है कि आने वाले दिनों में अगर कोई 4-4.5 रुपए का बिजली की कीमतों में और इजाफा होता है, इन्फ्लेशन वैसे ही आउट ऑफ कंट्रोल है, तो और ज्यादा प्रेशर आ जाएगा। साथ में रेवेन्यू मेजर्स जो कहे जा रहे हैं, हालांकि एक अच्छी ग्रोथ हमें नजर आई है, मार्च के नंबर्स भी जो आ जाए, मगर उसमें भी ज्यादा इजाफा नहीं हो पाएगा। और फिर अगर इन्फ्लेशन ज्यादा होती है तो उसकी वजह से इंटरेस्ट रेट्स पर दोबारा प्रेशर आ सकता है, तो मईशत शायद मुतहम्मिल ना हो सके इतनी सख्त कंडीशंस की। आप समझ रहे हैं या हम बढ़ सकते हैं इन कंडीशंस के साथ भी आगे और ग्रोथ की तरफ जा सकते हैं? कंडीशंस ये कंडीशंस को तो हमें देखना पड़ेगा। मैं दूसरी साइड से ये जरूर कहूंगा कि हम जो है एज अ गवर्नमेंट हमें ये भी चाहिए कि हम अपना भी घर ठीक करें। देखें ना जी, इस वक्त आपने पावर सेक्टर जो है, पावर सेक्टर के जो आपका जो लॉसेस थे वो तकरीबन 19% थे 2018 में। अभी वही कोई 17.5% है, 1-1.5% या 18% है। आपकी रिकवरी जो थी वो 90% थी, अभी भी वही 90% है। तो हमने अपना घर किस तरह ठीक किया? हमने क्यों नहीं ठीक किया अपना घर 2.5 साल में? तो हमें इधर भी तो तवज्जो देनी पड़ेगी और इसी तरीके से हमें ये तवज्जो देनी पड़ेगी कि देखो कि कोविड वगैरह है, ठीक है, लेकिन हमारी जो टैक्स टू GDP है वो 9 से अब 10% पे आएगी। 10% चलेगी। कोविड आया जो मतलब डाउनटर्न आया, लेकिन दुनिया में तो टैक्स टू GDP 19-20 होती है। चलो आप कम से कम 12-13-14% की तरफ तो जाए ना यार, वो तो गुंजाइश होगी ना इधर। So what I'm saying is हम अपना घर भी ठीक करने की कोशिश करें। दूसरा, किसने हमें रोका है कि हम ये SOEs जो हैं इनको ठीक ना करें? ये जिस तरीके से चल रही हैं, हम अभी तक 2.5 साल में इनके MDs भी नहीं लगा सके, इनकी मैनेजमेंट भी नहीं चेंज कर सके। ये कैसा मतलब एक किस्म का हमारी परफॉर्मेंस है। हम बिल्कुल IMF के पास जाएं और उनसे ये बात करें कि ये हमारा कोविड 3 आ गया है, लेकिन हम अपना घर भी ठीक करें। और जब हम अपना घर ठीक करना शुरू हो जाएंगे तो IMF और बाकी जो इदारे हैं, वर्ल्ड बैंक वगैरह, वो भी हमारी बात मानेंगे। अच्छा, मुझे ये बताएगा कि ज़ाहिर है IMF का पूरा फोकस है, जो कुछ 3 पॉइंट्स आपने किए, मैं एक एक करके बात करता हूं। IMF का फोकस है कि सर्कुलर डेट कम करें और उसका वो जो हल देते हैं वो रेवेन्यू बेस्ड है कि जी आप टैरिफ बढ़ा दें, क्योंकि आप वैसे इन खसारों को नहीं खत्म कर सके। अब हुकूमत भी वही कर रही है कि जी रेवेन्यू बेस्ड मॉडल है, हमारे लॉसेस अपनी जगह पर हैं, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के रिकवरीज भी कम हुई हैं। आपके ख्याल में यहाँ कुछ बेहतरी लाई जा सकती थी जिसकी वजह से टैरिफ बढ़ाए बगैर भी या कम बढ़ाकर भी आवाम को रिलीफ दिया जाता? वहां पर 2.5 साल में हुकूमत फेल हो गई है जिसकी वजह से IMF की इतनी टफ कंडीशंस हैं। बिल्कुल मैं एग्री करता हूं इससे। मेरा मकसद ये है कि देखें, आप जरूरी मक्खी पे मक्खी मारना शुरू कर दें कि जी रेवेन्यू नहीं आ रहे तो आप टैरिफ बढ़ाते जाएं। अगर इस तरह टैरिफ बढ़ाते रहेंगे, ये हुकूमती इदारे हैं, इसमें जितने आप टैरिफ बढ़ाएंगे उतनी करप्शन बढ़ेगी, उतने लॉसेस बढ़ेंगे आपकी। तो आपने अपनी अकाउंटेबिलिटी भी करनी है ना। तो इसके बीच में अगर फर्ज करें, अगर आपके लॉसेस 3-4-5% कम हो गए होते और आपकी जो रिकवरीज 3-4-5% ज्यादा हो गई होती, तो आपका ये 10% का जो स्विंग था, that by itself should have taken care of much of the circular debt. Circular debt का मतलब बढ़ता ना और कम भी होना शुरू हो जाता। तो बिल्कुल इनकी परफॉर्मेंस जो है इसके बीच में ये उसमें कमी रह गई है। अच्छा, और जो आपने बात की SOEs की, अब ज़ाहिर सरमाया पाकिस्तान के मॉडल के साथ ही आए थे। वज़ीर आज़म भी कहते थे कि मलेशिया का मॉडल होगा, असदुबर साहब ने मुतारिफ भी कराया, कमिटमेंट्स भी बहुत की, प्राइवेट सेक्टर से लोग लाने की बात की। मॉडल में मसला था, ये एग्जीक्यूट ठीक नहीं कर सके। एग्जीक्यूट कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी ने नहीं ली। ये बेसिकली बात है रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप जिस शख्स से बात कर रहे हैं उसने इस मुल्क के बीच में एक बहुत बड़े इदारे को टर्न अराउंड किया था जिसका नाम हबीब बैंक था। अब मुझे मालूम है कितनी मुश्किल थी उसमें, कैसी मुश्किलें हमें पेश आई।
मतलब एक वक्त में तो मुझे वो अरेस्ट करने लगे थे, इतने हम सख्त डिसीजन ले रहे थे। द वेरी फैक्ट इज आपके पास अगर एक वो इदारा था, अब इतने इदारे होंगे जो अपने करने हैं, और अगर आप 10-15 इदारों से भी शुरू करें तो ये बहुत ही मुश्किल काम है। तो अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार ही नहीं है तो आप जाहिर नहीं करेंगे। तो सरमाया पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है और इसी को परसू किया जाए, लेकिन हैविंग सेड दैट, इसमें हुकूमत कोई रोल प्ले नहीं कर सकती। हमें प्राइवेट सेक्टर के लोगों को लाना होगा बोर्ड्स पे, बोर्ड के ऊपर जो एक एपेक्स बोर्ड बनेगा वो नीचे बोर्ड्स बनाएं अपनी मर्जी के, और फिर अकाउंटेबल हों, हम उनको अकाउंटेबल करें। ये नहीं कह रहे कि वो फिर मादक पे दरजाद हो जाएं, नहीं, दे मस्ट बेसिकली बी हेल्ड अकाउंटेबल। लेकिन पहले आप पूरा जो कैनवस तो चेंज करें। मगर शौकत अली साहब, प्राइवेट सेक्टर का एक मसला यह है, मुल्क में अब तकरीबन 2-3 वजीर कह चुके हैं कि जी हमारे तो डिपार्टमेंट में ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही है। पावर सेक्टर के में भी कहा जा रहा है, फिर पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट में भी कहा जा रहा है। आपको लगता है कि नैब के डर से कोई प्राइवेट सेक्टर का बंदा आएगा? जो कुछ किया गया प्राइवेट सेक्टर के लोगों के साथ जो माजी में हुकूमत के साथ काम कर रहे थे। नहीं, देखें यार, ये भी बड़ा अच्छी बात आपने मसला उठाया। अभी कुछ अर्सा पहले हमने प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू एक नैब अमेंडमेंट्स की थी जो कि कुछ अर्सा चली और वो अच्छी थी और लोगों को उन्होंने काफी कॉन्फिडेंस दिया। अब हमें चाहिए कि वही जो चीज पैकेज है वो हम लोगों के साथ बैठ के, या कम से कम नेशनल असेंबली में ले जाके, इनके पास तो अभी सेनेट भी हो गई है, मेजोरिटी है, नैब का ऑर्डर जो आपके जो लॉज हैं उनको थोड़ा सा बैलेंस किया जाए ताकि लोगों में कॉन्फिडेंस आए, और एक फिल्टर कर देना, मतलब क्रिएट कर दे कि प्राइवेट सेक्टर के जो लोग आएंगे उनको कोई इस तरह नहीं उठा लेगा अनलेस साइंड ऑफ बाय अ ग्रुप ऑफ एल्डर्स इन द गवर्नमेंट। इशरत हुसैन है, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस है, इसी तरीके से एक फिल्टर बना दिया जाए। हर चीज का हल हो सकता है। हैविंग सेड दैट, मैं जो बात कर रहा हूँ उसमें ब्यूरोक्रेसी का तो अमल दखल नहीं है ना इसमें। तो अगर जो आप प्राइवेट सेक्टर के बोर्ड लाएंगे, प्राइवेट सेक्टर के चीफ एग्जीक्यूटिव लाएंगे, वो तो मतलब काम करेंगे। आपका जो क्वेश्चन है कि क्या वो आप ला सकेंगे या नहीं ला सकेंगे, तो आपको नैब के उनमें भी थोड़ी तब्दीली करनी पड़ेगी। साहब, और एज ऑफ नाउ आपको लग रहा है कि जो ग्रोथ का पैटर्न आता है पाकिस्तान की इकोनॉमी में, हमने देखा कि ग्रोथ आती है तो ग्रोथ साथ में करंट अकाउंट डेफिसिट लाती है, क्योंकि इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं हुई होती, एक्सपोर्ट्स भी वही 2-2.5 अरब डॉलर से ऊपर नहीं गई होती है। अब आपको लग रहा है कि हम कोई सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं या अभी बहुत कुछ तब्दील करने की जरूरत है? अभी भी अगर थोड़ी सी ग्रोथ आएगी, साथ करंट अकाउंट डेफिसिट लाएगी और हम फिर धड़ाम से गिर जाएंगे। देखिए जी, आपको ये जो आप बात करें ग्रोथ लाते हैं, तो फिर हम उसके बाद जो है बाहर से कैपिटल लाने की कोशिश करते हैं, वेदर डेट और अदरवाइज, टू सपोर्ट दैट ग्रोथ। बिकॉज जब तक आपका सेविंग रेट और इन्वेस्टमेंट रेट जो है वो नहीं जाएगा उस लेवल पे जिसके जो के 5-6-7%, 8% की ग्रोथ को सपोर्ट करेगा, तो ये साइकिल्स आएंगे। आपका ये रूल ऑफ थंब है कि आपका जो सेविंग या इन्वेस्टमेंट रेट है उसको 4 से डिवाइड करते हैं तो वो आपका एक सस्टेनेबल ग्रोथ रेट होगा। तो अगर आप 14-15% या 16% की अगर इन्वेस्टमेंट पे कर रहे हैं तो आपकी ग्रोथ जो है वो ज्यादा 4% ही हो सकती है। और हमारी तो 16 भी नहीं है, हम 14%, 13% के ऊपर है। तो वही हमारी 3-3.5 पे, जब हम 3-3.5 को ज्यादा पुश करेंगे, ज्यादा करने की कोशिश करेंगे, तो हम बेसिकली डेट लेके आएंगे, और वो डेट जब रीपेमेंट्स आएंगी तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा। और सब, और पिछले 2.5-3 साल में जो डेट में इजाफा हुआ है, आपके ख्याल में हम डेट ट्रैप में मजीद ज्यादा फंसे हैं जो 2.5-3 साल पहले थे, या उससे निकलने में थोड़ा सा बाहर आए हैं क्योंकि डेट में तो इजाफा हुआ है? नहीं, अभी आपको अगर आप अपनी जो जीडीपी है उसको डीबेस कर दें तो उससे काफी फर्क पड़ेगा। डेट टू जीडीपी का फर्क पड़ेगा, बड़ी देर से नहीं डीबेस हुई, उसको करना पड़ेगा, रीबेस करना पड़ेगा, और वो अच्छी चीज है। लेकिन हैविंग सेड दैट, आपने जो इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए और आपने उसकी रीप्रोफाइलिंग जो की इतनी एग्रेसिवली, और वो भी आईएमएफ ने कहा आपको, तो आपने उनसे भी बढ़ के ज्यादा कर दी। उसने कुछ 15 से 1600 अरब रुपए का एडिशनल इंटरेस्ट आपके ऊपर बोझ डाल दिया एनुअली, और आपको कोई जरूरत नहीं थी 30% जो लॉन्ग टर्म था और उसको 70% पे लेके जाने का ओवर विद इन ओनली 12 to 14 मंथ्स। कोई जरूरत नहीं थी। आप कहते हैं हम करेंगे रीप्रोफाइलिंग इसको, बट वी विल डू इट ओवर अ पीरियड ऑफ 3 to 4 years। ये कोई ये डेमोक्रेसी सोर्ट तो नहीं है ना कि अभी जरूरी आज कर देना। तो उससे अगर आप कर लेते और उसका इंटरेस्ट रेट नीचे आ गए थे जब 6-7% पे,
तो उस पर फिर करना शुरू करते। लेकिन वो जो आपने अप्रैल 2019 और मई और जून में जो आपने रीप्रोफाइलिंग की है, उसने आपकी कमर तोड़ दी, आपकी ये जो इंटरेस्ट रेट्स की, और वो अब आपको भुगतना पड़ेगा अगले 4, 5, 6 साल में। तो ये जो चीज़ है ये उसका एक नतीजा है, और हमने इसकी ये जो गलतियां हम करते हैं इसका कोई बेसिकली हम वो जायजा नहीं लेते। सो अब ये है कि आपका फिस्कल डेफिसिट इतना रहेगा, इंटरेस्ट रेट तो आपने रीप्रोफाइल वैसे ही कर दिया आपने डेट को, तो ये तो आपके गले में आ गया, ये सारा 1200 जो अरब बिलियन जो। बहुत शुक्रिया शौकत तरीन साहब हमारे साथ मौजूद थे। हम आपको गुड लक भी करते हैं कि मईशत में बेहतरी आए जिस रोल में आप इस वक्त हैं, और हुकूमत के हवाले से एक एडवाइस हुकूमत को मिले। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। कल वजीर खजाना ने ऐलान किया कि पाकिस्तान भारत से चीनी और कपास दरामद करेगा। इस ऐलान को दुनिया में पाक भारत ताल्लुकात से मुताल्लिक एक अहम पेशरफ्त के तौर पर देखा गया। आलमी मीडिया पर हेडलाइंस लगी, दोनों मुमालिक के बेहतर ताल्लुकात के हवाले से तबसरे हुए, मगर हुकूमत ने आज अचानक भारत से चीनी और कपास दरामद करने का फैसला मौखर कर दिया। वजीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत आज इजलास हुआ, उसमें यह फैसला हुआ। काबीना की अंदर की कहानी क्या है? काबीना के अहम रुकन शफकत महमूद साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। शफकत महमूद साहब बहुत शुक्रिया। शफकत महमूद साहब, जाहिर है जो भी ईसीसी का फैसला है वो सब्जेक्ट टू कैबिनेट अप्रूवल होता है, मगर सवाल ये उठ रहा है कि जो मिनिस्टर इंचार्ज हैं कॉमर्स के वो वजीर आजम हैं। समरी जो भेजी गई है एसीसी को, उस पर लिखा हुआ है कि सीन एंड ऑथराइज बाय मिनिस्टर इंचार्ज, यानी कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उनकी तरफ से ये हुआ। तो ये क्या मामला हुआ कि फाइनेंस मिनिस्टर भी चाहते थे, कॉमर्स मिनिस्टर भी चाहते थे, वजीर आजम भी चाहते थे, मगर काबीना ने इस बात को मुस्तरद कर दिया कि भारत से ये चीजें दरामद हो, चीनी और कपास? नहीं, मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर की बात तो शायद दुरुस्त नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने ये समरी मूव की थी, और उस पर जो भी फैसला हुआ वो कैबिनेट ने उसको दोबारा डिस्कस किया। ये मकसद ही कैबिनेट कमेटीज का ये होता है। कैबिनेट कमेटीज प्रपोजल्स देती हैं, जुज़वी तौर पे अप्रूव करती हैं, और उसके बाद जो कैबिनेट है वो सारे इश्यूज को डिस्कस करती है। तो हमने इसको डिस्कस किया और हमने इसको मौखर कर दिया। मजीद स्टडी करेंगे, मजीद देखेंगे। साहब, मगर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्योंकि मिनिस्टर इंचार्ज कॉमर्स के रज़ाक दाऊद साहब ने ये वजीर आजम, और उसमें लिखा हुआ है सीन एंड ऑथराइज बाय प्राइम मिनिस्टर, तो क्या लिख दिया है सिर्फ? वजीर आजम ने देखी नहीं थी असल में समरी, उन्हें पता नहीं था इसी से ये जा रहा है मामला? देखें, ये डिटेल की बात है, मुझे इसका इल्म नहीं है कि, लेकिन मैं कह सकता हूँ क्योंकि मैं कैबिनेट में मौजूद था कि प्राइम मिनिस्टर खुद इस चीज़ को, इसमें उनको एक रिजर्वेशंस थे, और उन्होंने इसको कहा कि कैबिनेट इसको दोबारा स्टडी करेगी। सब, और क्या फिर कल अनाउंस नहीं करना चाहिए था फाइनेंस मिनिस्टर को? क्योंकि दुनिया भर में हेडलाइंस लग गई और इसको एक बड़ी मस्बत खबर के तौर पर देखा गया पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात के हवाले से, क्योंकि अनाउंस ऐसे किया गया कि मंजूरी हो गई है। अनाउंस नहीं होना चाहिए था कल? मेरा ख्याल है कि शायद क्योंकि मैं भी एक कैबिनेट कमेटी को हेड कर रहा हूँ, और जहाँ पे ऐसे इश्यूज आए जिनके जरिए जिनकी रिपरकशंस बहुत सारी हों, चाहे वो डोमेस्टिक हों चाहे फॉरेन हों, तो उसको मेरा ख्याल है कि पब्लिक करने से पहले अगर कैबिनेट में आ जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है। और ये एक ऐसा इश्यू था कि जो डेफिनेटली कैबिनेट में डिस्कस होना था। और मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ शाहजेब कि अगर एक मिनिस्ट्री कोई चीज़ डिसाइड करती है तो कैबिनेट उसको अगर ओवर रूल करती है, तो ये एक प्रोसेस का हिस्सा है, और इस प्रोसेस में जो आप समझते हैं चेक्स एंड बैलेंसेस हैं वो उसमें मौजूद हैं, क्योंकि आखिर में तो कलेक्टिव डिसीजन है ना कैबिनेट की। तो जो कलेक्टिव डिसीजन कैबिनेट की है वो ज़्यादा मोहतरम है जो एक कैबिनेट कमेटी के डिसीजन के मुकाबले में। वैसे तो वजीर आजम और काबीना को, और खासतौर से वजीर आजम का एतराज इस बात पर था कि इसी समरी क्यों गई, या इस बात पर था कि इसको अनाउंस क्यों किया गया जब तक कि काबीना से अप्रूव नहीं हुआ था? नहीं, मेरा ख्याल है कि जो उसका सब्सटेंस है उस पर मजीद जो सोचो विचार की ज़रूरत थी। तो मैं कह रहा हूँ कि बेहतर होता कि शायद ये कैबिनेट में आने से पहले अगर पब्लिक ना होता, तो वो जो एक हमारा प्रोसेस है जिसमें चेक्स एंड बैलेंसेस है तो वो सही तरीके से पूरा हो जाता। सब अगर बतौर फाइनेंस मिनिस्टर देखें, जो कल हमाद साहब ने अनाउंस किया, उससे पहले का एक सीक्वेंस था, नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से खत लिखा जाना, वज़ीर आज़म पाकिस्तान का जवाब देना, सीज फायर मुआहदे के ऊपर वापस जाना। फिर हमने देखा कि ताजिकिस्तान में वज़ीर ख़ारजा ने इस बात को अप्रीशिएट किया कि जी इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जो हैं उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर तनकीद नहीं की। फिर इकनॉमिक सेंस था
क्योंकि पाकिस्तान में चीनी महंगी है, दुनिया भर में महंगी है। भारत में कल बताया हमारे साहब ने कि हमसे 15 से 20% सस्ती है, हमें मिलती सस्ती मिल जाती। कपास पाकिस्तान में शॉर्टेज है, दुनिया में से अगर हम मंगाएंगे तो फ्रेट कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। भारत से अगर आ जाती तो ज़ाहिर सड़क के जरिए आ जाती, उसमें भी हमारी बचत होती थी, इकोनॉमिक फ़ायदा हमारा है। भारत तो अफगानिस्तान भी ट्रांजिट के जरिए भेज रहा है, तो आपको नहीं लगता इकोनॉमिकली तो हमारा ही फ़ायदा था इस सारे मामले में? लेकिन शाहजेब कुछ फैसले ऐसे होते हैं वो सिर्फ इकोनॉमिक फैसले नहीं होते, वो स्ट्रेटेजिक फैसले भी होते हैं। उनमें जो सारे ओवरऑल उसमें फॉरेन ऑफिस की जो इनपुट है वो होती है, सिक्योरिटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र की इनपुट होती है, उसमें कैबिनेट के मुख्तलिफ जो वज़रा हैं उनकी इनपुट होती है। तो और ये जो मामला है इसमें ऑब्वियसली जो अगस्त 5 के एक्शंस हैं कश्मीर में, जिस तरीके से कश्मीरियों पर जुल्म किया जा रहा है, जिस तरीके से वो जो नए कवानीन जो हैं वो पास किए गए हैं, तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो एक बड़ा संजीदा इस पे एनालिसिस मांगती हैं, इस पे सोचो विचार मांगती हैं। शायद फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉमर्स मिनिस्ट्री या जो ट्रेड है उनके हिसाब से या इवन फाइनेंस के हिसाब से ये सारी चीज़ें दुरुस्त हैं जो आपने कही हैं, लेकिन ये मामला उससे ज़रा बड़ा है और ये इसके लिए ज़रूरी था कि मुशावरत ज़रा वसी होती। बहुत शुक्रिया, शफकत महमूद साहब हमारे साथ मौजूद थे। क्या हुआ आज काबीना में, इस हवाले से उन्होंने तफसीलात बताई। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, आज एक और अहम खबर आई है, उस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। ऑपोजिशन की पीडीएम की एक अजीब और दिलचस्प सूरत हाल बन गई है। एक तरफ पीपल्स पार्टी पर नून लीग मुसलसल तनकीद कर रही है और दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी हुकूमत के साथ नर्म रवैया इख्तियार कर रही है। गुज़िश्ता रोज नून लीग के सीनियर नायब सदर शाहिद खाकान अब्बासी और जेयूआई के रहनुमा अब्दुल गफूर हैदरी की मुलाकात में यूसुफ रज़ा गिलानी को सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ न मानने पर इत्तफाक किया गया। जवाब में पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवीद कमर ने बयान दिया कि अगर यूसुफ रज़ा गिलानी को न माना गया तो पीपल्स पार्टी कौमी असम्बली में शहबाज शरीफ को कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ न मानने पर मजबूर होगी। और दूसरी जानिब सेनेट में अपोजिशन लीडर यूसुफ रज़ा गिलानी का गुज़िश्ता 3 दिनों में 2 मरतबा स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर से राब्ता हुआ है। पीपल्स पार्टी ने इंतखाबी इस्लाहात पर हुकूमत के साथ हर मुमकिन ताउन करने का ऐलान भी कर दिया है और कौमी असम्बली के उमूर एहसन तौर पर चलाने के लिए नवीद कमर को फोकल पर्सन बना दिया गया है। पीडीएम 4 अप्रैल को इस्तीफों पर पीपल्स पार्टी के फैसलों का इंतजार कर रही है, मगर साथ ही ये भी कह रही है कि पीपल्स पार्टी की जानिब से इस्तीफों की तवक्को नहीं है। तो फिर होगा क्या? पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमरुज़्ज़मा कायरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कायरा साहब बहुत शुक्रिया। स्पीकर साहब के खिलाफ आप नो कॉन्फिडेंस लाना चाहते हैं, आप ओपोजिशन कहती है कि हम नहीं मानते उन्हें। गिलानी साहब ने 2 दफा राब्ता कर लिया, नवीद कमर साहब को पार्लियामान को खुश उसलूबी से चलाने के लिए फोकल पर्सन कर दिया नामजद, और साथ ही इंतखाबी इस्लाहात के लिए उन्होंने कहा कि हम बात करने को तैयार हैं। पीडीएम तो कह रही है इस हुकूमत से किसी चीज के लिए बात करने को तैयार नहीं है क्योंकि ये धोखा देते हैं। देखिए शाहजेब साहब, पहली बात तो यह है कि अगर कोई ये लफ्ज इस्तेमाल करता है तो मैं उस इस्तेमाल करने वाले की मजम्मत करता हूँ। पीपल्स पार्टी धोखे देने वाली जमात है, मैं मजम्मत कर रहा हूँ। नहीं, वो हुकूमत के लिए कहते हैं, मगर हाँ लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के लिए वो जरूर कहते हैं कि आपने उन्हें धोखा दिया, ये भी कह रहे हैं वो, मगर वो कह रहे हैं इस हुकूमत के साथ कुछ करने को तैयार नहीं है क्योंकि इस्लाहात के नाम पे धोखा देते हैं। देखिए मैंने गुजारिश की, जरा मुझे थोड़ा सा मौका दीजिए। पहली गुजारिश ये है कि किसी जमात को दूसरे को ये कहने का हक नहीं है कि वो ये करे और वो करे और वो कंडीशनलिटीज लगाए। न पीपल्स पार्टी किसी को शर्तें लगा सकती है, न कोई पीपल्स पार्टी पे शर्तें आयद कर सकता है। हम सब इक्वली बैठे हैं और इस पीडीएम के अंदर ये तय हुआ था। मैं शायद खाकान साहब की खिदमत में भी अदब से अर्ज करूंगा कि ये तय हुआ था कि हम, और ये तयशुदा असूल है कि इसमें कसरत राय से फैसले नहीं होने, इसमें इत्तेफाक राय से फैसले होने हैं। और ये बहुत दिनों से हम सुन रहे हैं, कुछ मेंबरान इस तरह की गुफ्तगू करते हैं कि अगर किसी जमात को रहना है तो ये करना होगा और वो करना होगा। ये किसी की चॉइस नहीं है, कोई यहाँ मास्टर नहीं है, कोई किसी को डिक्टेट नहीं कर, न मैं किसी को कर सकता हूँ न कोई मुझे कर सकता है। हम सब इक्वल हैं, हमें सबको अपने लफ्जों पे कंट्रोल रखना चाहिए और अपने लहजों का ख्याल रखना चाहिए। सब जमातें इस मुल्क की मोहतरम जमातें हैं, ये बड़े इंसल्टिव स्टाइल है, वी विल नॉट टॉलरेट दिस। मुझे बड़ा अफसोस है इस बात का, मैं बहुत दिनों से कह रहा हूं कि जो बातें मीटिंगों में करने वाली होती हैं वो मीडिया पे बैठ के करेंगे तो फिर उसके जवाब आएंगे। ये बड़े अफसोसनाक सूरत हाल है। सो गुजारिश ये है कि मगर कल भाई साहब ने टाइम मांगा था, 5 को हमारी मीटिंग हो रही है शाहजेब साहब, उसमें ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा, सेटल हो जाएगा, जो भी इसका साहब कैसे रिजॉल्व होगा, क्योंकि वो तवक्को किए हुए हैं कि आप लोग इस्तीफा दें। वो कह रहे हैं पीडीएम के फैसलों की पासदारी करें। कल अब्बासी साहब ने हमारे शो में कहा है कि अगर नहीं करेंगे तो फिर आप साथ नहीं चल सकेंगे। मगर वो साहब कोई अकले कुल हैं? अब्बासी साहब कोई फाइनलिटी रखते हैं पीडीएम के अंदर,
या कोई एक जमात, पीपल्स पार्टी कोई फाइनलिटी रखती है कि हम जो कहेंगे वो माना जाएगा? तो कैसे आपको लग रहा है कि JUIF और नून लीग मिलकर आपको कॉर्नर कर रहे हैं पीपल्स पार्टी को? देखिए, अगर कोई इस तरह करने की कोशिश, अगर आपका ख्याल दुरुस्त है तो ये सवाल है, नामुनासिब काम है। सवाल है नहीं, अगर आपका सवाल है, मेरी तनिष्ठ में ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो दूसरी गुजारिश यह है कि हम अपनी CEC के अंदर ये बातें रखेंगे। CEC से पहले इस तरह की गुफ्तगू टेलीविजनों पे बैठ के प्रेशर बिल्ड करना, ये बड़ी बड़ी अफसोसनाक बात है। कैसा, मगर वो तवक्को किए हुए हैं, मगर अब वो साथ ये भी कह रहे हैं कि हमें तवक्को कमी है कि आप मुस्ताफी होंगे, क्योंकि एक लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की छोटी सी सीट के ऊपर आप नहीं माने। मगर जब स्पीकर से राब्ता कर लिया, फोकल पर्सन बना दिया नवीद कमर साहब को, इंतखाबी इस्लाहात पर बात कर रहे हैं, तो फिर इन्हीं असेंबली से इस्तीफा कैसे देंगे? शाहजेब साहब, पहले उस पे बात करने से पहले ना, मैं, क्योंकि मेरा दिल है और मेरी कोशिश है, मेरी ख्वाहिश है, इंशाल्लाह पूरी तवानाई इस्तेमाल करेंगे कि हम PDM को जारी रखेंगे इंशाल्लाह। लेकिन वो कहते हैं ना कि है कुछ ऐसी ही बात जो चुप हो, वरना क्या बात कर नहीं आती। किसकी बातें नहीं है, छोड़ दीजिए, रहने दीजिए, अभी नहीं करते, फिर किसी वक्त जरूरत हुई तो करेंगे। जहां तक स्पीकर से बात करने का ताल्लुक है, शाहजेब साहब, ऐवान के अंदर हम बैठे हैं ना, ऐवान के अजलासों में भी जा रहे हैं। कल हसन इकबाल साहब ने और या सादिक साहब ने और मुस्लिम लीग के सब साथियों ने स्पीकर साहब के प्रिजाइड करते हुए इजलास में शिरकत की परसों की, और उसमें उन्होंने कहा कि आप ये क्या कर रहे हैं, कोविड है और कोविड के दौरान आप इजलास कर रहे हैं। तो कौन प्रिजाइड कर रहा था, किसको मुखातब कर रहे थे? तो वहां अगर आप जाना है ऐवान में, हम भी उन्हीं को मुखातब कर रहे हैं। अगर वो कह रहे हैं वो जाना नहीं चाहते, अगर आप इस्तीफे के लिए राजी होंगे तो नहीं जाएंगे, मुस्ताफी हो जाएंगे। बात यह है ये अगर और मगर को एक तरफ रखिए ना। पहले तो देखिए, कल गए, परसों गए, अपनी अदाओं पे गौर कर लीजिए। यानी मैं जाऊं तो गुनाहगार, वो जाए तो साहब अच्छा, ये क्या बात हुई? और उसकी बात यह है कि हमें बहरहाल जो इलेक्शन हम कोशिश कर रहे हैं, PDM का मुतालबा है कि नए इलेक्शन का इनेकाद जल्द किया जाए। उसके लिए इलेक्टोरल रिफॉर्म्स तो होनी है। वो कौन करेगा, ये भी किसी वक्त हसन इकबाल साहब या जो है हमारे दोस्त शाहिद खाकान साहब, वो हमें गाइड कर दे कि अगर ये गवर्नमेंट कल चली जाती है उनके मुतालबे के मुताबिक, PDM के मुतालबे के मुताबिक, तो फिर नए इलेक्शन से पहले इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कौन करेगा? और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के हवाले तक जब तक ये पार्लियामेंट काम कर रही है, कल यहाँ पे कोई लेजिस्लेशन आती है तो उसके अंदर आप अपना इनपुट नहीं देंगे, क्या आप गवर्नमेंट को आजादी दे देंगे कि वो जो चाहे करे? आप क्या मिफ्ताह इस्माइल साहब का इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं कराची के अंदर? तो ये क्या है? बहुत शुक्रिया कि मुज़म्मल कायरा साहब हमारे साथ मौजूद थे। देखते हैं कि 5 अप्रैल के बाद क्या फैसला होता है। प्रोग्राम में शामिल करते हैं और आप पर बात करें। सुप्रीम कोर्ट में आज NA-75 डस्का के ज़िमनी इंतखाब से मुताल्लिक केस की एक और समाअत हुई। अहम बात यह है कि गुज़िश्ता रोज इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में लापता प्रिजाइडिंग अफसरान की लोकेशन से मुताल्लिक रिपोर्ट जमा कराई थी और दावा किया था कि 10 प्रिजाइडिंग अफसरान की लोकेशन एक ही मशकूक जगह पर ट्रेस हुई। मुतालिका प्रिजाइडिंग अफसरान ने एक मुतबादिल रास्ता इख्तियार किया, जिससे उन्हें पोलिंग स्कीम में दिखाए गए मखसूस दफ्तर तक पहुंचने में मशकूक अंदाज में देर लगी। इलेक्शन कमीशन ने इस दस्तावेज को अहम और जरूरी करार देते हुए अदालत से इस्तदा की थी कि इसे अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए, मगर आज अदालत ने यह कह दिया कि इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले के बाद लोकेशन मंगवाई थी, लिहाजा मौजूदा अपील में मोबाइल रिकॉर्ड या डेटा का किस तरह जायजा लिया जा सकता है। आज नून लीग की उम्मीदवार के वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल दिए कि किसी हलके में किसी को थप्पड़ मार दिया जाए तो दोबारा पोलिंग के लिए यही बात काफी है। किसी एक पुरतशद्दुद वाक़े से पूरा इलेक्शन मुतासिर होता है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इंतखाबी अमल में रुकावटें मंसूबे के मुताबिक डाली गई। इस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क दिए कि इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में किसी मंसूबे की बात नहीं की। जस्टिस मुनीब अख्तर ने लापता प्रिजाइडिंग अफसरान की लोकेशन से मुतालिक रिमार्क देते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले के बाद लोकेशन क्यों मंगवाई, मौजूदा अपील में मोबाइल रिकॉर्ड या डेटा का किस तरह जायजा लिया जा सकता है। इस दौरान सलमान अकरम राजा ने दलाइल दिए कि पूरा हल्का ना सही 109 मुतनाज़े पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग कराई जाए। बेंच के सरबराह जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क दिए कि आम इंतखाबात में रेंजर्स की मदद भी ली जाती है, पुलिस ताबुन नहीं कर रही थी तो मुतबादिल इंतजाम क्यों नहीं किया गया, इंतखाबी अमल मुलतवी करके पुलिस के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की। इलेक्शन कमीशन मुनज़्ज़म धांधली को शवाहिद से साबित करे, मुनज़्ज़म धांधली के शवाहिद नहीं है तो कानून के वसी खिलाफ वर्जी दिखाए। देखना है कि प्रिजाइडिंग अफसरान के लापता होने से नतीजा मुतासिर हुआ या नहीं। तशद्दुद, फायरिंग, धमकियां, क्या ये मवाद पूरे हल्के में रीपोल कराने का जवाब हो सकता है? अब इस केस की मज़ीद समाअत कल होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।